रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गश्त को लेकर चीन के साथ हुए सफल समझौते का क्रेडिट सेना को दिया है। विदेश मंत्री ने कल शनिवार को पुणे में कार्यक्रम के दौरान कहा कि LAC पर गश्त के लिए चीन के साथ हुए सफल समझौते का मतलब यह नहीं है कि दोनों देशों के बीच मुद्दे सुलझ गए हैं। हालांकि पीछे हटने से हमें अगले कदम पर विचार करने का मौका मिलता है। उन्होंने चीन के साथ सफल समझौते के लिए सेना को क्रेडिट दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि LAC पर बेहद मुश्किल हालात में सेना देश की रक्षा के लिए मौजूद रही है। सेना ने अपनी भूमिका निभाई और कूटनीति ने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पीछे हटने का नवीनतम कदम 21 अक्टूबर का यह समझौता था कि देवसांग और डेमचौक में गश्त होगी। इससे अब हमें अगले कदम पर विचार करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सुलझ गया है, लेकिन पीछे हटना जो पहला चरण है, हम उस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 16 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। लिस्ट के मुताबिक खामगांव से राणा दिलीप कुमार सनाडा, मेलघाट से हेमंत नंदा चिमोटे, गढ़चिरौली से मनोहर तुलसीराम पोरेटी, दिगरास विधानसभा से मानिकराव ठाकरे, भिवानी पश्चिम से दयानंद मोतीराम चोरघे, अंधेरी पश्चिम से सचिन सावंत, कोल्हापुर उत्तर से राजेश भरत लाटकर और सांगली से पृथ्वीराज गुलाबराव पाटिल को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी द्वारा अंधेरी पश्चिम से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि मैंने बांद्रा पूर्व विधानसभा क्षेत्र से पार्टी से नामांकन मांगा था। मैं वहां लड़ना चाहता था, लेकिन वह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना UBT के खाते में चला गया है। हालांकि पार्टी नेताओं द्वारा मुझ पर दिखाए गए विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला से पार्टी के फैसले को बदलने का अनुरोध किया है। मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पार्टी नेता मेरे अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। मैंने ये निर्णय पार्टी हाईकमान के ऊपर ही छोड़ा है और अंधेरी पश्चिम से किसी अन्य कार्यकर्ता को ये टिकट मिल जाए, यही मेरी इच्छा है। यह नाराजगी नहीं है। मैं पार्टी का एक बहुत निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ। जहाँ मैंने काम किया था वहाँ से चुनाव लड़ूं, ऐसी मेरी धारणा है। भाजपा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जो वायनाड लोकसभा सीट से अपनी चुनावी शुरुआत करेंगी, पर अपने चुनावी हलफनामे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की केवल 3 कंपनियों के बारे में जानकारी साझा की, ब्लू ब्रीज कंपनी, नॉर्थ इंडिया IT पार्क LLP और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जबकि 2 अन्य संस्थाओं के बारे में विवरण छिपाया गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के आयकर रिटर्न से पता चला है कि उनकी संलिप्तता हलफनामे में सूचीबद्ध 3 कंपनियों से परे थी, जिसमें 2 अन्य कंपनियां भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि यदि गांधी परिवार जनता का सम्मान करता है तो उन्हें संपत्ति, शेयरों और 2 LLP, जिनमें रॉबर्ट वाड्रा भागीदार हैं, का खुलासा न करने के संबंध में भाजपा द्वारा उठाए गए सवालों का तुरंत जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का पुराना वीडियो साझा करके कथित तौर पर मतदाताओं को गुमराह करने के आरोप में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह और पार्टी के 2 अन्य नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह के अलावा शिकायत में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे का भी नाम है। बीजेपी महासचिव अरविंद सिंह जादौन की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में कहा गया कि दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे ने बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत की छवि खराब करने के लिए उनके 6 साल पुराने वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। वीडियो में कथित तौर पर दिखाया गया कि कुछ ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर रावत पर चिल्ला रहे हैं। वहीं अब पुलिस ने कांग्रेस के तीनों नेताओं पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 लोक सेवकों द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा के तहत मामला दर्ज किया है। बीते कुछ दिनों से अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कल शनिवार को कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बात करते हुए कहा कि हर संस्थान में सुधार किया जा सकता है, लेकिन
इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि उसमें बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के बारे में पूछे गए सवाल पर सीजेआई ने आगे कहा कि यह एक संघीय प्रणाली है जहां जिम्मेदारी विभिन्न स्तरों की सरकारों, केंद्र और राज्य दोनों और न्यायपालिका को दी गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल शनिवार को भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं विकासपुरी गया था और उन्होंने अपने गुंडों के साथ मुझ पर हमला किया। क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। आपकी 22 राज्यों में सरकार है। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। आपको 5000 क्लिनिक बनवाने चाहिए थे। मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है। मुझे चिंता नहीं है कि मैं वापस आऊँगा या नहीं। मुझे चिंता है कि दिल्ली का काम रुकना नहीं चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि आपको पानी का बिल भरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे फिर से सीएम बनाइए और मैं आपके पानी के बिल माफ़ कर दूंगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ता पर हमला कर उसकी हत्या कर दी, जो नगांव जिले के समागुरी निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव से पहले दोनों दलों के सदस्यों के बीच हुई झड़प में घायल हो गया था। सीएम शर्मा ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी पर चुनावी हिंसा की साजिश रचने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को समागुरी निर्वाचन क्षेत्र के कावो इमारी इलाके में एक रैली के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें बीजेपी सदस्य विपुल सैकिया कथित तौर पर घायल हो गए थे और शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से राज्य को आवंटित डीएपी उर्वरक की 15 नवंबर तक पूरी आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की और कहा कि राष्ट्रीय खाद्य पूल में गेहूं की आपूर्ति में राज्य का योगदान करीब 50% है। उन्होंने कहा कि गेहूं की खेती के लिए डीएपी एक बुनियादी घटक है और इस साल गेहूं की बुआई के लिए राज्य में 4.80 लाख टन डीएपी की जरूरत है। मान ने कहा कि अब तक राज्य को 3.30 लाख मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक मिला है, जो कि अपर्याप्त है। शनिवार सुबह ईरान पर किए गए इस्राएली हवाई हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लगातार निंदा की जा रही है। इसी कड़ी में रूस, जर्मनी और अफगानिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने कहा है कि चूंकि इसराइल ने ईरान के खिलाफ अपने ताज़ा हमलों में आम नागरिकों को निशाना न बनाकर उन्हें बचाने की कोशिश की है और उस पर पहले हुए हमले का जवाब दिया है, इसीलिए ये तनाव को आगे ना बढ़ाने का मौका है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को तनाव बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी भी दी। वहीं रूस ने कहा कि हम मध्य पूर्व में बढ़ती शत्रुता को लेकर चिंतित हैं और इसमें शामिल सभी पक्षों से संयम से काम लेने का आग्रह करते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि हम इस्राएली हमलों की निंदा करते हैं। तालिबान ने इस्राएल के इस कदम को क्षेत्र में पहले से चल रही हिंसा को और बढ़ाने वाला कदम बताया। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने शनिवार को ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर सटीक और टारगेटेड हमले सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की है और इसके साथ ही तेहरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने तनाव बढ़ाने की गलती की तो जवाब दिया जाएगा। इस्राएली सेना ने कहा कि आईडीएफ ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अगर ईरानी शासन ने नए सिरे से तनाव बढ़ाने की गलती की तो हम जवाब देंगे। आईडीएफ ने कहा कि जो लोग इसराइल को धमकी देते हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज की कार्रवाई इसराइल राज्य और उसके नागरिकों की आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से रक्षा करने की हमारी क्षमता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आगे कहा गया है कि इस्राएली नागरिकों के खिलाफ हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए आईडीएफ काम करना जारी रखेगा। इस्राएली हमले के बाद ईरान में एक और हमले की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के तफ्तान में चरमपंथी समूह जैश अल अदल के हमले में ईरान के 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। बता दें कि तफ्तान इलाका पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक है। ईरान के गृह मंत्रालय का कहना है कि सिस्तान और बलूचिस्तान की ईरानी सीमा पर स्थित शहर तफ्तान के कोहरको इलाके में
हथियारबंद हमलावरों ने पुलिस की गश्ती इकाई पर हमला किया। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमानी ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जैश अल अदल ने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि तफ्तान शहर के कोहर कोह में फरसा चाबेर पलों की एक कश्ती इकाई को निशाना बनाया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।